सभी साथियों का जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है सीईटी भर्ती परीक्षा क्वालिफिकेशन जो पात्रता परीक्षा हुई थी पिछले बार फरवरी 2023 के अंदर, उसमें राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी पारियों में अलग अलग प्रश्न थे उन प्रश्नों पर चर्चा करना हमारा मुख्य विषय है आज का। और उन प्रश्नों को देखकर आगामी जो 45 दिनों के बाद हमारी जो सीईटी परीक्षा है उसमें किस स्तर तक हमें तैयारी करनी है, साथ ही साथ वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं विभिन्न पारियों में राजस्थान राज्य व्यवस्था के कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला है, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसमें बैठक में कुल गणपूर्ति कितनी होगी। तो आपको गणपूर्ति पूछी गई है कि गणपूर्ति कितनी होगी उस बैठक को प्रस्ताव लाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नगर पालिका जो अपना अधिनियम है उसके अंदर गणपूर्ति के लिए ये लिखा हुआ है कि 3/4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपको वो प्रस्ताव पारित करना है तो वहां पे भी 3/4 सदस्यों द्वारा पारित होगा। तो ये पहला प्रश्न था हमारा, राजस्थान नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अगली बात करते हैं अपन अगले प्रश्न भी की ओर। तो अगर देखें राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो अपन पहले देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। तो जब भी नई विधानसभा का गठन होता है तो उस नई विधानसभा के गठन के पश्चात जो स्पीकर का चयन होता है, अस्थायी अध्यक्ष का जो चयन नियुक्त किया जाता है वो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। इनका जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, इनको शपथ भी राज्यपाल महोदय के द्वारा दिलाई जाती है। और ये कौन व्यक्ति होते हैं, तो वो उस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होते कौन है। तो प्रोटेम स्पीकर उस विधानसभा के सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, वरिष्ठतम सदस्य वो प्रोटेम स्पीकर होंगे, वरिष्ठतम सदस्य उस विधानसभा के। जैसे आप ये प्रश्न जरूर इस बार भी बन सकता है, चांसेस हैं कि वर्तमान जो हमारी विधानसभा का गठन हुआ है उसमें प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है। तो वर्तमान में आपको पता होगा जो हमारी नई विधानसभा है उसके अंदर कालीचरण सर्राफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो यह आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कालीचरण सर्राफ। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि वर्तमान जो विधानसभा हमारी गठित हुई है उसके अंदर कालीचरण सर्राफ सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे विधानसभा के। और इनकी जो विधानसभा सीट है ना, वो मालवीय नगर है, जयपुर की है मालवीय नगर, वहां से वो चयन होके आए, चयनित चुनाव होके आए हुए हैं मालवीय नगर। तो आपको ये ध्यान रखना है, आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत अपने लिए महत्वपूर्ण है ये। अब बात करें प्रश्न क्या था कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, यह अपना प्रश्न था। तो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, महाराव संग्राम सिंह थे। आपको जरूर ध्यान होना चाहिए जो पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें प्रश्न की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें कौन शामिल नहीं होता है। आपको ये एक याद करने का एक तरीका बताता हूँ। दो अपने महत्वपूर्ण आयोग हैं जो आपको जरूर एग्जाम में पूछता रहता है, उनकी समिति के बारे में जरूर आपको पूछेगा। वो कौन कौन से, एक तो आपका राज्य सूचना आयोग है और एक है हमारा मानवाधिकार आयोग। इनसे संबंधित हमेशा प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे हैं कि इनकी समिति में कौन होता है। तो आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ, एक तो है सूचना आयोग और दूसरा है आपका मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आपका एक्ट बना था, उस एक्ट के तहत 1999 में राज्य में एक्ट बन गया और 2000 में हमारे मानवाधिकार आयोग ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो अपन को देखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन सदस्य, समिति में सदस्य होते हैं चयन करने के लिए और सूचना आयोग में कौन होते हैं। तो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। पहले अपन नॉर्मली बात करते थे कि इनके एक्ट में क्या है, तो सूचना में 3 अक्षर हैं
तो इस सूचना के 3 अक्षरों से इनकी जो समिति होगी 3 सदस्यीय समिति होगी, 3 सदस्यीय समिति होगी। सूचना के 3 अक्षर और 3 सदस्यीय समिति। और मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार 6 अक्षर मानवाधिकार में लिखे हुए हैं, तो इनकी जो समिति होगी वो कितने सदस्यीय होगी? 6 सदस्यीय समिति होगी, 6 सदस्यीय समिति। बस ये आपको पहले दिमाग में रखना है कि सूचना में 3 अक्षर है, 3 सदस्यीय समिति, और मानवाधिकार में 6 अक्षर है तो 6 सदस्यीय समिति। अब राजस्थान में बात करें, पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है इसमें कौन शामिल नहीं है। मैंने कहा 6 सदस्य होते हैं, तो अब 6 सदस्य में कौन कौन है, तो आपको थोड़ा, सबसे पहले तो एक तो होते हैं मुख्यमंत्री, ये तो होते ही हैं, एक तो ये हो गए। सेकंड हो गए विधानसभा के अध्यक्ष, 2 ये हो गए। तीसरे होते हैं विधानसभा का विपक्ष के नेता, ये भी हो गए। चौथे जो होते हैं, क्योंकि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो चौथे होंगे मानवाधिकार आयोग में, ध्यान रखना गृह मंत्री फिक्स है कि राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं वो निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। ये आपको दिमाग में रखनी है बात कि मानवाधिकार आयोग में 4 सदस्यीय समिति होती है, जिसके अंदर एक मुख्यमंत्री होते हैं, दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तीसरे होते हैं विपक्ष के नेता, विधानसभा के विपक्ष के नेता, जैसे वर्तमान में हमारे टीकाराम जूली जी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, और चौथे हैं कौन? गृह मंत्री होते हैं। तो आपको इन चारों के बारे में ध्यान होना चाहिए। और मैंने बताया कि 6 सदस्यीय होती है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, गठित नहीं है, तो जहां जहां विधान परिषद होगी उसमें जो 5वां सदस्य होगा वो होगा विधान परिषद का एक तो सभापति, विधान परिषद का सभापति, और जो 6ठा सदस्य होगा वो होगा विधान परिषद में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये 6 सदस्य कुल मिला के हो गए। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको 6 अक्षर से याद रखना है कि 6 सदस्यीय समिति कौन होती है। राजस्थान की बात करेंगे तो आपके 4 ही आएंगे, और वो 4 कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और गृह मंत्री अनिवार्य है। अब यहाँ पे गृह मंत्री अनिवार्य रूप से इसके सदस्य होंगे, लेकिन अगर सूचना आयोग की बात करें तो सूचना आयोग में गृह मंत्री नहीं होते, वहां पे सीएम द्वारा जो नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो कोई भी मंत्री हो सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो गृह मंत्री अनिवार्य है, मानवाधिकार में गृह मंत्री अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे समिति के। लेकिन यहाँ पे जो सूचना आयोग है वहां पे गृह मंत्री नहीं होकर कौन होते हैं? मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री होते हैं। तो ये अपना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या पूछा था? कौन नहीं है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके सदस्य नहीं है, तो अपना उत्तर ये होगा कौन नहीं है। आगे बात करें अपन, अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो ये आपको सूचना जो हमारा सूचना आयोग है, सूचना का अधिकार अधिनियम बना, तो उससे संबंधित आयोग भी बने हुए हैं, उस अधिनियम में ये लिखा हुआ है आयोग के बारे में। तो अपन को वो अगर कोई सूचना नहीं देता, मान लो अपनों ने आरटीआई लगाई और आरटीआई लगाने के बाद भी हमको एक निश्चित समय अवधि के अंदर अगर सूचना नहीं मिलती है, तो फिर वहां पे राज्य सूचना आयोग में हम बाद में अपील कर सकते हैं अंतिम में। और अंतिम में उस अधिकारी ने अगर वास्तव में उन्होंने सूचना नहीं दी है तो उनके खिलाफ अधिकतम जो राशि, क्योंकि यहाँ पे राशि पूछी गई है कि अधिकतम राशि कितनी होगी, अधिकतम, तो ध्यान रखना ये 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये हैं। तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। अब आगामी परीक्षा में आ सकता है, तो ये ध्यान रखना 250 से लेकर कितना है? 25,000। मिनिमम जो राशि है उसकी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है, और अधिकतम राशि कितनी है इसकी? 25,000 है। बहुत अच्छा प्रश्न था सूचना आयोग, क्योंकि आयोग अब पहले ट्रेडिशनल प्रश्नों से अब हटकर आपको आयोग के जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में क्या क्या प्रावधान है उससे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा के अंदर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले तो राज्य वित्त आयोग का संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो आपको पंचायती राज अधिनियम के बारे में जानकारी है। तो पंचायती राज जो अधिनियम है वहां पे वित्त आयोग से संबंधित प्रावधानों का प्रावधान किए गए हैं। वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, पंचायती राज जो अधिनियम हमारा बना 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन, उन 2 संशोधन के तहत नगर निकायों और पंचायतों का उल्लेख है। तो उन दोनों के अंदर अनुच्छेद है एक अपना 243I। अब इसको भी कैसे याद रखें तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। 243I
तो आई फॉर इनकम, आपको ये दिमाग में रखना है, इनकम, और इनकम का मतलब वही वित्त से संबंधित है, तो ये आपको याद रह जाएगा आई फॉर इनकम से। अब बात करें, क्योंकि ये तो पंचायतों से संबंधित वित्त आयोग, और उसी प्रकार जो हमारा अनुच्छेद 243 वाय है, वहां पे भी वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत में अपन देखें तो वहां पे अनुच्छेद 280 जो है वो आपका वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग जो स्पेशल क्या काम करेगा, तो उसको पंचायत और नगर निकायों से संबंधित जितने भी वित्तीय प्रावधान है उनसे संबंधित सिफारिश करने का काम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 243 आई पंचायत, और यहाँ पे अनुच्छेद 243 वाई नगर निकायों के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि के गोयल राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य वित्त आयोग वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। अपन बात कर लेते हैं कितने वित्त आयोग बने अब तक, तो वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। आपको भली बात ही पता होगा, इससे संबंधित भी प्रश्न आ चुके हैं। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, और छठे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष वो हैं आपके पास प्रद्युमन सिंह। ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, इसी सीईटी के अंदर ही आगे अपन को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वित्त आयोग से संबंधित 6 अध्यक्ष हैं, वह ये छठे हैं। आपको दिमाग में होने चाहिए, 3 तो अपन को यही दे रखे हैं, अगर इस प्रश्न में दे रखे हैं, क्रम से दे रखे हैं, बहुत सी बार प्रश्न क्रम से भी पूछ लेता है, तो यहीं पे दे रखा है। एक तो पहले हो गए के गोयल, ये फर्स्ट हो गए। सेकंड हो गए हीरालाल देवपुरा। थर्ड हो गए माणिकचंद सुराना, MC सुराना। ये नहीं है एस के घोष आपको अगर जानकारी हो, अगर आपने RPSC के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको एस के घोष के बारे में जरूर जानकारी होगी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष थे। चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे, तो चौथे नंबर पे BD कल्ला जी है। 5वें नंबर पर हैं हमारे ज्योति किरण, और छठे नंबर पर आपके कौन आ गए, प्रद्युमन सिंह। तो आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में जरूर, क्योंकि इनके लगभग हमेशा प्रश्नों जो पूछने का तरीका रहता है वो अध्यक्षों के बारे में रहता है, तो आप जरूर ध्यान रखना। अब अगला CET का एग्जाम हो सकता है प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो आपको 4 ऑप्शन, 3 रहेंगे और एक कोई ऐसे अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था। आगे अपन चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर प्रथम विधानसभा चुनाव पता हो, तो प्रथम विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास जी अपना चुनाव हार गए। जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अपना वो चुनाव हार गए। फिर क्या हुआ, फिर टीकाराम पालीवाल जी को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया। वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आपको जरूर ये जानकारी होगी। फिर जयनारायण व्यास जी को उपचुनाव जितवाया गया, और टीकाराम पालीवाल जी को हटाकर वापिस जयनारायण व्यास क्या बने, मुख्यमंत्री बने। और जयनारायण व्यास के कार्यकाल में ही टीकाराम पालीवाल जी को राजस्थान का क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत महत्वपूर्ण है उप मुख्यमंत्री, क्यों, क्योंकि अभी वर्तमान में भी अगर आप देखो तो वर्तमान में भी हमारे राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। जरूर आगामी भर्ती परीक्षाओं में उप मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न होंगे, क्योंकि हमेशा जो राज्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहे टॉपिकों से संबंधित ही प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टीकाराम पाली, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा है हरिशंकर भाबड़ा, राजस्थान के अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। भैरव सिंह शेखावत जी के समय उप मुख्यमंत्री रहे हरिशंकर भाबड़ा। राजस्थान के पहले जो गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे वो भी कौन थे, हरिशंकर भाबड़ा जी थे। 4 वर्ष 11 माह लगभग इनका कार्यकाल रहा था, ये अधिकतम समय तक थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो विकल्प हो जाएगा अपना C, दोनों कथन सही। कुछ उप मुख्यमंत्री के बारे में अपन और भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब तक कौन कौन से उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपन को ध्यान रखना है। पहले तो अपने हो गए टीकाराम पालीवाल जी हो गए, ठीक है, पहले टीकाराम पालीवाल जी हो गए, अभी अपनों ने ये प्रश्न में दिया था। सेकंड अगर बात करें टीकाराम पालीवाल जी, सेकंड अगर देखा जाए तो अपने हरिशंकर भाबड़ा जी, हरिशंकर भाबड़ा। अगर और उसके बाद बात करें अपन तो बनवारी लाल बैरवा जी, बनवारी लाल बैरवा। इनके कभी कभी मिलान करने के लिए वो प्रश्न आ सकता है, मिलान करने के लिए कि ये किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। ये अपने वही मैंने बताया दिया आपको, जयनारायण व्यास
ये आपको बता दिया मैंने, BS शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। फिर अगर बात करें अपन बनवारी लाल बेरवा जी, तो गहलोत जी के कार्यकाल में रहे हुए हैं। ठीक है, गहलोत जी के कार्यकाल में रहे हुए हैं ये। फिर अगर बात करें अगले बनवारी लाल बेरवा के बाद कमला बेनीवाल जी, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, है ना, क्योंकि अब तो अपने पास कौन हो गई, दिया कुमारी जी भी हो गई है। तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल जी, ये भी सेम गहलोत जी के कार्यकाल में रही हुई है। 5 नंबर पे देखो तो पायलट जी, सचिन जी पायलट, जो अपने पिछली विधानसभा में उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में। वर्तमान में अगर देखो तो वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन है, तो एक तो है प्रेमचंद्र जी बेरवा, प्रेमचंद्र बेरवा, जो कि दूदू विधानसभा से हैं, और एक है दिया कुमारी जी, दिया कुमारी। तो आपको ये 6 7 जो अपने उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में 2 बने हैं, तो आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछने लायक प्रश्न है, जरूर ध्यान रखना। तो ये कथन 1 2 दोनों सही है। आगे बात करें अपन राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। तो ध्यान रखना, अगर आप राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है अगर आपको प्रथम अपील करनी है तो 30 दिन का समय दिया हुआ है, और अगर आपको पहले अपील के खिलाफ दूसरी अपील करनी है, पहली अगर जो अपील कर दी अपीली अधिकारी के खिलाफ अगर आपको दूसरी अपील करनी है तो वो कितने दिनों के अंदर होगी, 60 दिनों के अंदर होगी। तो आपको ये 30 60 वाला आंकड़ा दिमाग में रखना है, आगामी भर्ती परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा ये। आगे देखिए अपन, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, RS के अंदर भी पहले ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति किस किस कहाँ कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, राजस्थान राज्य विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान रखना केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होते वो। सेकंड है ऑप्शन, राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय, निजी के नहीं होते वो। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय, बिल्कुल ये जितने भी सरकार के द्वारा संचालित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं, आपके राज्यपाल महोदय होते हैं। लास्ट ऑप्शन राजस्थान राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय, यहाँ पे भी निजी विश्वविद्यालय आ गया, मतलब वो नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है राष्ट्रपति शासन का। तो भैरव सिंह शेखावत जी हैं जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपको राजस्थान के राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी होगी अच्छे से, अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक आपको पता है कि 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं राजस्थान में, तो उन चारों के बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पे जरूर कर लेंगे। पहला राष्ट्रपति शासन जो था वो 1967 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में लगा था, और ये ऐसा राष्ट्रपति शासन था जो अस्पष्ट बहुमत के कारण था, क्योंकि उसमें उस समय किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, तो फिर ये राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आगे कहीं प्रश्न भी है, इसी CET की एक अन्य पारी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा था, तो अपन को ध्यान रखना है ये लगा था 1967 में। सेकेंड लगा आपके 1977 में, 1977 में। 77 में अपने जो मुख्यमंत्री थे वो हरिदेव जी थे, हरिदेव जोशी जी। और ये जो लगा वो कारण क्या था, तो उस समय आपातकाल लगा था 1975 का, उसके कारण यहाँ ये भी जो राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो लगा 1980 में। 1980 में कौन थे, BS शेखावत जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी। और ये क्यों लगा था, क्योंकि 1980 में वापिस इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव जीता गया था, और जितने भी गैर कांग्रेसी सरकारें थी राज्यों की उन सबको हटा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, तो 1980 में ये था। चौथा जो लगा था वो 1992 से 1993, लगभग यूं कह सकते हो कि 12 महीने, लगभग 353 दिन तक ये रहा था। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन क्रम भी यही है, ये 44, ये 53 दिन, ये 110 डेज, और ये 353 डेज।
ये राष्ट्रपति शासन का क्रम भी यही है अपने, कि कौन सा लंबा कौन सा छोटा। तो 1992-93 बाबरी विध्वंस जब हुई थी, तो उस समय धर्मनिरपेक्षता जो अपना कह सकते हैं संविधान का मूल ढांचा है, उसको लेकर इस राज्य जैसे राजस्थान है, यहाँ पे अपने क्या लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन। और भैरव सिंह इस समय भी कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे। तो राजस्थान में अब तक 4 बार क्या लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हमें यही पूछा है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार लगा हो, तो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी, जिनके कार्यकाल 2 बार उनके मुख्यमंत्री शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आगे भी बात करें अपन, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया, ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे। तो दोनों जो कथन थे वो बिल्कुल सही थे। तो अपन को ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है। तो महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 165 में, 165 के अंदर महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। आपको महान्यायवादी भारत सरकार के तो महान्यायवादी होते हैं, सर्वोच्च विधि मंत्री होते हैं। सेम राज्य सरकार के जो सर्वोच्च विधि मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। तो ये आपको दोनों कथन सही थे, ठीक है, आपको ध्यान रखनी ये बात है महाधिवक्ता के बारे में। आगे बात करें अपन, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस बार राजस्थान जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तो अपने गंगानगर से एक व्यक्ति थे जिनको बना भी दिया गया था। तो आगामी जो अपने भर्ती परीक्षा है उसके अंदर भी ये प्रश्न जरूर रहेगा चर्चा के अंदर। तो ये कितने महीने तक रह सकता है। तो आपको अगर राज्य सरकार के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आपने आर्टिकल पढ़ा हो, तो अनुच्छेद है आपका 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री के सलाह से जो अन्य मंत्रिपरिषद है उसके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो यह 164 में लिखा हुआ है। और इस अनुच्छेद 164 का 164(4) सब क्लॉज 4 इसके अंदर लिखा हुआ कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना उस विधानसभा का सदस्य रहे हुए भी क्या रख सकते हैं, मंत्री पद पर रह सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार तो चर्चा में रहा है, तो जरूर आगामी भर्ती परीक्षाओं में ये पूछेगा प्रश्न। तो इस प्रश्न को जरूर आप आर्टिकल 164 के बारे में विस्तृत चर्चा जरूर किसी दिन करेंगे अपन, क्योंकि अपना मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ाना है तो अपन उसके बारे में उस दिन इन बातों की, सभी बातों की चर्चा करेंगे अपन। तो आज के लिए बस 164 ध्यान रखना, और उत्तर क्या था अपना, 6 माह था, इतना ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। खैर ये भारतीय संविधान से रिलेटेड है, तो फिर भी अपन छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 152 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर ही लाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही कथन है, ये कथन बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल का भारतीय संविधान में उल्लेख स्टार्ट के अंदर नहीं था। मंत्रिपरिषद का जरूर अपन को मिलता है, लेकिन मंत्रिमंडल का कहीं पे भी उल्लेख नहीं था। फिर मंत्रिमंडल का उल्लेख, इस शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया, तो 1976 के अंदर इसका उल्लेख पहली बार हुआ ये, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है, ये मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम, ये थोड़ा ये ध्यान रखना है अपन को, इसका शायद 44 अमेंडमेंट है, एक बार इसको अपन जरूर देख लेंगे इसको, है ना। फिर अपन बात करें यहाँ पे दूसरा कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लग सकता है। बिल्कुल सही बात है, अधिकतम कितने वर्ष होंगे, 3 वर्ष होंगे। आगे है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लागू रहा है, ये भी अपन अभी देख ही चुके, 4 बार। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है ना, सशस्त्र विद्रोह, है ना, क्योंकि 1975 का जो आपातकाल लगा था वह आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। तो जनता पार्टी जब सरकार बनी तो 44वां संविधान संशोधन वो लाए 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, ये 42वां नहीं है, ये कौन सा है, 44वां है। तो अपन को दिमाग में होना चाहिए ये कब है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, भारतीय संविधान से रिलेटेड था, लेकिन कहीं इसमें एक शब्द जरूर राजस्थान से संबंधित भी आ गया है। आगे बात करें अपन अगली पीडीएफ की, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वर्तमान में उच्च न्यायालय में, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल आप मान के चलो कि ये 2015 में ये चेंज किया गया था, ठीक है। और 2015 में ये न्यायाधीशों की संख्या कितनी गई थी? की गई थी 50 की गई थी। तो 2015 आगामी किसी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि 2015 को आपको ध्यान रखना है कि कब की गई थी। 2015 में 50 की गई थी। ये प्रश्न खैर विधायक निधि से संबंधित है, आपको यहाँ इस पर विस्तृत चर्चा नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है कि 2021-22 में कोरोना के बाद जब ये चेंज किया गया तो 2.25 करोड़ था पहले, 2.25 करोड़ कह सकते हैं। 2.25 करोड़ से इस आंकड़े को चेंज किया गया और अब विधायक निधि में कितने करोड़ होते हैं? 5 करोड़ की राशि जारी की जाती है। कुछ विशेष प्रावधान उसके अंदर कैसे कैसे खर्च करने हैं ये अपन जरूर किसी क्लास में देखेंगे। आगे अपन बात करें, अगला प्रश्न। ये क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था। उस समय पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उस समय का प्रश्न था। वर्तमान में भी जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में आपको डिटेल में ध्यान होना चाहिए कि वो पहले कहाँ थे और वर्तमान में राजस्थान के हैं, वो जरूर ध्यान होना चाहिए। तो पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो पंकज मित्तल को उस समय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से सीधा राजस्थान में स्थानांतरण किया था, तो आपको ध्यान रखना है। खैर ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ये भी भारतीय संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। आपको विधानसभा, क्योंकि उस समय हो सकता है चुनाव उनाव ऐसा माहौल रहा होगा, तो ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे ये ध्यान रखना है कि मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, जो मेघालय है वहां पे भी 60 है, 50 नहीं है, तो ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। खैर ये अपन भारतीय संविधान का बात है, तो अपन जब चर्चा करेंगे तो जरूर करेंगे इसके बारे में। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है अपन को। भारतीय संविधान का भाग 6, कौन सा भाग है ये? भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार से संबंधित अधिकांश प्रावधान, सभी प्रावधान आपको भाग 6 के अंदर 152 से लेकर 237 तक मिलने वाले हैं। अगला है भाग 6 मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, बिल्कुल अभी मैंने बात की है। अगला है सी ऑप्शन, भाग 6 आगे 6 अध्यायों में विभक्त है, बिल्कुल ये भी है। आप जरूर बेयर एक्ट अपने पास रखना। अगर आपको भारतीय संविधान के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। बेयर एक्ट के पहले स्टार्ट वाले जो पेज है वहां पे भाग से संबंधित बहुत सारी बातें दे रखी है, कौन से भाग हैं, ठीक है, उन भागों में कौन कौन से अध्याय हैं। अब आपको ये अध्याय वाला और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा डीपली कह सकते हैं, तो ये आपको जरूर वहां मिलेगा बेयर एक्ट में। आगे है भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 7 केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, जिसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इस भाग को ही हटा दिया गया है। कौन सा भाग था ये? भाग 7, इसको ही पूरा हटा दिया गया है, निरसित किया गया है इस पूरे के पूरे को। तो आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, वो भाग 7 में न होकर भाग 8 में है, भाग 8 के अंदर है, तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए। अगला है कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ये भी वही भारतीय संविधान से रिलेटेड है, आपको अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि भारतीय संविधान के 5 प्रश्न आएंगे अपने सीईटी में। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 4444, जिसके अंदर समान नागरिकता संहिता की बात की गई है। याद कैसे करेंगे? 2 अंक समान है, कौन से? 4 और अनुच्छेद में लिखा क्या है? तो समान नागरिक संहिता। तो समान से समान अंक याद रखना, तो आपको याद रह जाएगा समान नागरिक संहिता के बारे में। चर्चा में रहता है हमेशा ये टॉपिक। आगे बात करें अपन राजस्थान के छठे वित्त आयोग के, मैंने पहले ही बोला था आपको, वित्त आयोग का और प्रश्न उसी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत विस्तृत मैंने आपको 6 के 6 राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष बता दिए गए हैं। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? हमारे प्रद्युमन सिंह। मैंने अच्छी तरह से आपको ये बता दिया गया। आगामी भर्ती परीक्षा के लिए ध्यान रखना, आपको इनके सदस्य कौन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि छठे वित्त आयोग के सदस्य क्या है, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, कौन सी सिफारिशें की है, उन पंचायतों और नगर निकायों के वित्तीय प्रावधान कैसे कैसे बंटवारा किया जाए, उससे संबंधित आपको इस जरूर जानकारी होनी चाहिए आगामी भर्ती परीक्षा के लिए। अगली बात करें अपन विधानसभा चुनाव में, मैंने पहले ही बात की थी राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, जब पढ़ा रहा था मैंने, चारों 4 राष्ट्रपति शासन लगाए, तो किस कारण लगे, सभी राष्ट्रपति शासन के बारे में मैंने चर्चा की थी। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो कौन सा? मैंने बताया था आपको 1967 का जो राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन लगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी को बहुमत नहीं मिला। जब बहुमत नहीं मिला तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया,
और उस दौरान उन्होंने कुछ निर्दलीय विधायकों को अपनी ओर करके वापिस सरकार का गठन उन्होंने कर दिया। तो मात्र 44 दिन रहा ये राष्ट्रपति शासन। और 77 की बात की है मैंने, 80 की और 92 तीनों की बात कर दी है, किस किस कारण लगे थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है ये, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था मानवाधिकार में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर। तो 6 अक्षरों की 6 सदस्यीय समिति, ठीक है। लेकिन राजस्थान में 4 सदस्य हैं, लेकिन अपन को याद तो 4-6 के हिसाब से ही दिमाग में रखना है। तो 6 अक्षरों की 6 सदस्यीय समिति, जिसमें कौन कौन होता है, मुख्यमंत्री जी होते हैं, गृह मंत्री जी होते हैं अनिवार्यतः, विपक्ष के नेता भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद के सभापति, और साथ ही साथ विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें कौन नहीं है, तो इसमें राज्यपाल महोदय नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, राज्यपाल। आगे बात करें अपन, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है अपन को, और वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों से संबंधित है। पैसा एक्ट के बारे में दिया गया है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था आपके 24 दिसंबर 1996, जो कि बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। आगे, पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बिल्कुल ये समिति का गठन किया था कि शेड्यूल एरिया में कैसे अपन पंचायतों के जो प्रावधान है उनको लागू करें। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति बनाई गई थी। आगे, पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, जो कि बिल्कुल गलत है। तेलंगाना जब से बना, तो तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, तो तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया है। वर्तमान में इसमें कितने राज्य हैं, 10 राज्य है, जो कि ये कथन अपने गलत दे रखा था। आगे, इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं, है ना, उनके रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। आगे आगे भी पैसा एक्ट से रिलेटेड आपके प्रश्न जरूर हो सकते हैं। फिर बात करें, आगे, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा डेट में किया गया था। ये कब किया गया था, तो अपन को ध्यान देना है। ये किया गया था आपके 29 अगस्त 1949 को। ये प्रश्न बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा गया। जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर, जो कि जीके का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ये प्रश्न था। और उस समय प्रश्न पूछा था किसने उद्घाटन किया था, तो ये उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा था उसके अंदर, है ना, अध्यक्षता किसने की थी। तो ये प्रश्न जरूर आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ऐसे आपको उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं के अंदर देखने में मिलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ। खैर ये प्रश्न अपने करंट अफेयर का था, अपने यहाँ पे चर्चा करने का मतलब ही नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित है। सुमेलित नहीं है यूं पूछा हुआ है, तो अनुच्छेद 243 आर में पूछा है नगर पालिकाओं की संरचना, जो कि बिल्कुल सही है। एस में समितियां ऐसे याद रखनी है, ये भी सही है। एस फॉर समितियां नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये भी सही है। जेड ई है महानगर योजना समिति, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी इसको याद करने के सीखेंगे कैसे याद करें। जिला योजना समिति ZC, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिला योजना समिति का उल्लेख जो है, जिला योजना समिति, जिला नियोजन समिति भी कहते हैं, जिला नियोजन समिति, इस जिला नियोजन समिति का उल्लेख ZD में किया गया है, ZD में 243 ZD। अब याद कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट का डी याद रखना, जिला डिस्ट्रिक्ट का डी याद रखना। तो पहले जिला नियोजन समिति और उसके जस्ट डी के बाद कौन सा आ जाएगा, ई आ जाएगा, जो कि कौन सा है आपका महानगर नियोजन समिति। तो आपको इस प्रकार ये याद रखना है, इसको याद करने का तरीका ये है अपने पास। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं और आगे भी भर्तियों में पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। अब यहाँ पे आपको देखो, टीकाराम पालीवाल जी रहे हुए हैं, लेकिन शिवचरण महाथुर जी कभी भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो ये ऑप्शन खत्म। कमला बेनीवाल जी रही हुई है, मैंने बताया अभी। सचिन पायलट जी भी रहे हुए हैं, ये ऑप्शन सही है। हीरालाल देवपुरा जी नहीं रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, सचिन पायलट जी सही है, लेकिन ये ऑप्शन ये गलत है।
घनश्याम तिवारी कभी नहीं रहे, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, कमला बेनीवाल जी गहलोत जी के समय थी, और सचिन पायलट जी भी किसके समय, गहलोत जी के समय थे। बहुत बढ़िया प्रश्न था। उप मुख्यमंत्रियों के प्रश्न मैंने कहा ना आपके परीक्षाओं के अंदर जरूर आएंगे। चर्चा में रहते उप मुख्यमंत्री पायलट जी बहुत चर्चा में थे, इसलिए प्रश्न पूछे, और अभी 2 हैं तो जरूर आगे भर्ती परीक्षाओं में पूछेंगे। ये प्रश्न वापिस रिपीट है, वही जो पहले आया था वो राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग कितना जुर्माना लगा सकते हैं, तो पहले ही अपन बात कर चुके हैं, कितना है वो 25,000 है, पहले ही अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल राज्यसभा सदस्य कौन थी। राज्यसभा सदस्य पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रथम महिला जो कौन थी राज्यसभा की सदस्य थी, तो पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य थी वो कौन थी, तो वो थी शारदा भार्गव। सर्वाधिक समय तक रहने वाली भी राज्यसभा सदस्य कौन थी, शारदा भार्गव थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पहली महिला राज्यसभा सदस्य भी शारदा भार्गव, और सर्वाधिक समय तक रहने वाली राज्यसभा सदस्य भी कौन थी, शारदा भार्गव थी। गायत्री देवी कौन थी, तो गायत्री देवी लोकसभा के लिए पहली चुने जाने वाली महिला कौन सी थी, गायत्री देवी थी, राजघराने से संबंधित है, आपको पता भी है। और गायत्री देवी ही सर्वाधिक समय तक लोकसभा के लिए चयन की निर्वाचित कौन हुई है, तो वो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आगामी भर्ती परीक्षाओं में हो सकता है। वसुंधरा राजे जी चर्चा में भी है, मुख्यमंत्री न बनी इसलिए चर्चा में है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया सर्वाधिक समय तक लोकसभा में क्या रही है, सदस्य रही है राजस्थान से, है ना। तो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वसुंधरा राजे जी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें अपन, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, वही भारतीय संविधान से संबंधित है ये प्रश्न। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित प्रावधान कौन सा है, तो अनुच्छेद 103 जो किससे संबंधित है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 101 से लेके 106 वर्तमान में जो, क्योंकि नया संविधान संशोधन हो गया है, महिलाओं को लोकसभा विधानसभा इसमें आरक्षण दिया गया है 33%। तो आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं में संविधान संशोधन 106 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है प्रमुख संविधान संशोधन। अब प्रमुख का मतलब होता है कि 1952 से लेकर आज दिनांक तक जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम अगर सब नहीं हो तो लेटेस्ट जो भी हुए हैं 106वां, उसके क्या क्या प्रावधान है आपको दिमाग में रखना। इसके बारे में विस्तृत अपन चर्चा बाद में करेंगे कभी। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, ये भी भारतीय संविधान से रिलेटेड है, आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे है, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद से संबंधित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बार के लिए भी ऐसा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं। मैंने एक दिन अपने इस पर वीडियो भी बनाया था। तो अब फिर वही कि पहले वो क्या थे, वो अब वर्तमान में क्या है, इससे संबंधित प्रश्न होने के पूरे चांस है, क्योंकि कलराज मिश्र जी उस समय थे राज्यपाल, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था ये। तो मदन लाल जी खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे पहले, राजस्थान के बनने से पहले क्या थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और लास्ट में कौन थे, कलराज मिश्र जी, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल बनाए जाने से पहले कलराज मिश्र जी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो आपको ध्यान रखना है कौन से थे, हिमाचल प्रदेश के। तो ये प्रश्न बिल्कुल था, ऑप्शन में गलत कौन सा पूछा था, तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपना ये अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत ही जो जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वहां से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। सिलेबस में टॉपिक ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपन को सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को अपन को देखना है, बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आपने जरूर देखे होंगे, है ना, 2 प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे कि 2 अलग अलग प्रकार के संविधान में प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। मैं उस पर बात करूंगा, थोड़ा अपन आगामी भर्ती परीक्षा के लिए कैसे पढ़े उस पर बात करूंगा। 2 प्रकार के प्रश्न संविधान जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित है। कौन कौन से हैं, तो एक तो संबंधित है किसी व्यक्तित्व से लेकर, है ना, कोई ना कोई व्यक्तित्व आपको पूछेगा, चाहे वो कोई अध्यक्ष पूछ लिया, है ना, चाहे राज्यपाल से संबंधित व्यक्तित्व पूछ लिया, मुख्यमंत्री से संबंधित व्यक्तित्व पूछ लिया। एक तो व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न अपन को दिमाग में रखने हैं, और दूसरे जो है वो अपन को जो प्रावधान है, वो संविधान में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद कौन से हैं, कोई धारा है अगर तो वो धारा अपन को ध्यान रखनी है। तो ये प्रावधानों के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। अब ये प्रावधान तो अपन को बहुत सी बार क्या होता है कि आसानी से याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान है इसको, क्योंकि इसके लिए अपन को बहुत सारी मार्केट के में किताबें अपन को उपलब्ध हो जाती है प्रावधानों से संबंधित, संविधान से संबंधित जो भी हो।
लेकिन ये जो व्यक्तित्व है ये अपन को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है कि व्यक्तित्व से संबंधित उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है वो अपन को ध्यान रखना है। चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, ये पहले कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ है ना, पूर्व पद धारण किए हुए बहुत सी बातें पूछते हैं। वो पहले और भारत से संबंधित अगर कोई ऐसी, जैसे अपन को एक बार प्रश्न पूछा था है ना, कि हाल के जो रहे हुए हैं है ना, अध्यक्ष रहे हुए हैं, ऐसे कौन थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ऐसे प्रश्न अपने राज्यपाल से संबंधित भी पूछे गए हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न, एक व्यक्तित्व से संबंधित, एक प्रावधान से संबंधित। अपने सिलेबस के अंदर जहाँ जहाँ दे रखे हैं, आयोग दे रखे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे सूचना आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, लोकायुक्त हो, इनके बारे में अपन को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक जो आयोग है उनसे एक प्रश्न होगा ही होगा। तो इस प्रकार अपन को आगामी भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित बातें अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेनी है। 10 प्रश्न आते हैं, बहुत आसान प्रश्न आते हैं, इतने जो ज़्यादा लेवल भी नहीं है। लेकिन अगर अपनों ने नहीं पढ़े तो वो प्रश्न निश्चित रूप से अपन या तो छोड़ेंगे, और अगर अपनों ने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, अगर अपन को पता भी नहीं है तो वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो आज का ये जो अपना चर्चा का विषय था, सीईटी परीक्षा के अंदर ग्रेजुएशन, सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी प्रश्न आए थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के, वो अपनों ने देखे। हमारा जो बैच है वो भी चल रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ पे इन्हीं चीज़ों का सबका हम अध्ययन करा रहे हैं। अगर आप हमारे क्लास नोट 45 दिनों की रणनीति में जो हमारी बनाए रखी है, क्लास नोट्स भी पढ़ लोगे तो आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं वो ज़रूर सही होंगे। हमारे चैनल को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उनको ये बहुत अच्छी अच्छी जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।